नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इंडिया पे। उत्तराखंड पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सेशन हम यहाँ पे करा रहे हैं, उसका सेशन नंबर 3 है ये। दोस्तों, ये जो सेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेंस में हमेशा आंसर राइटिंग ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर अभी भी आप मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दिए जाते हैं टेलीग्राम पे, आप उनको जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को हम आपको दे रहे हैं टेलीग्राम पे, पहले मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वाला पार्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, यानी कि इस जो टॉपिक है जो इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाला है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने आंसर राइटिंग के थ्रू। तो हमने जैसे आपको परसों दिया था एमएसपी से रिलेटेड इशू के बारे में, मैंने आपके पास क्वेश्चन दिया था। कल मैंने आपको लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। तो इस तरीके से हमारे ये प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी हो चुका है, एमएसपी वाला पार्ट भी हो चुका है, ये फार्म सब्सिडी वाला पार्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो आज हम पीडीएस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पीडीएस सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम धीरे धीरे अपने जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं, और साथ साथ में हमारा जो पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थे हमारे आज के, ठीक है। और उससे पहले मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे स्टडी इंडिया टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन आपको, और आप अपनी जो कॉपियाँ हैं जो आप आंसर लिख रहे हैं उसको भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस मेन चैनल पे तो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, बट जो हमारा चैट ग्रुप है उस चैट ग्रुप पे आप अपनी कॉपियों को अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो उत्तराखंड मेंस में जो रिलेटेड करंट अफेयर है, उन करंट अफेयर्स पे भी हम वीडियो बना रहे हैं, सो डैट आपकी प्रैक्टिस करंट अफेयर की भी हो जाए। तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, जो आपकी जो पूरा सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर होगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि हमने आज कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीडीएस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, एंड आल्सो एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन्वॉल्व एंड व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्सिडीज से रिलेटेड है। सब्सिडीज आर ऑफन क्रिटिसाइज दैट इंस्टीड ऑफ ऑफरिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दे देमसेल्फ बिकम अ प्रॉब्लम। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट डिस्कस द इशू सराउंडिंग दिस सब्सिडी सिस्टम इन इंडिया। ये आपको डिस्कस करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्रिटिकल फॉर इंडिया फ्रॉम अ कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, डिस्कस द स्टेप टू बी टेकन टू रिविटलाइज द एग्रीकल्चर सिस्टम। तो इन 3 क्वेश्चनों को आपको लिखना था। तो आई होप आप उन क्वेश्चनों को आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो प्लीज़ आप उनको लिखिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे आइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखा है। तो जो ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीडीएस सिस्टम इन इंडिया एंड आल्सो द एक्सप्लेन एंड चैलेंज इन्वॉल्व एंड व्हाट रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस चैलेंज। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा का जो पूरा आंसर लिखना है, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आप क्या आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या आपकी बॉडी होनी चाहिए, किस तरीके से आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात किसकी गई है, पीडीएस सिस्टम की। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले पूछा गया है कि हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले देखिए की फैक्टर है, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद हमें क्या एक्सप्लेन करना है, क्या चैलेंजेस क्या इन्वॉल्व है, और उसके बाद उसके बारे में रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। तो सबसे पहले क्या है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। देखिए क्वेश्चन में सब चीज़ आपसे पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपको जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस हो गया, उसके बाद चैलेंजेस इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद आपका रिफॉर्म्स हो गया। तो इस तरीके से आपकी देखिए रिफॉर्म इंपॉर्टेंस में आप बहुत 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, चैलेंजेस में आप 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं, रिफॉर्म में आप 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं,
आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से जो आपका जो आंसर होगा बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि क्या क्या आपको इसमें करना था। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्टिव्स क्या है, डायरेक्टिव मतलब जो डिस्कशन वर्ड था ना, इस डिस्कशन वर्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको कल भी बता चुका था, तो आज नहीं बताऊँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना था। अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो इंट्रोडक्शन है वो डेफिनेशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप कोई भी डेटा देके भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनेक्डोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे डिफाइन करना है आपको, अंडरस्टैंड कि आप पीडीएस सिस्टम से समझते क्या। तो आप एक सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिए 2-3 लाइन की, आप पीडीएस सिस्टम से क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद अपनी बॉडी लिखिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि बॉडी जैसे पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस पूछा गया था, तो आप इस तरीके से इंपॉर्टेंस हेडिंग डाल दीजिए। इंपॉर्टेंस हेडिंग डालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस हेडिंग डालने के बाद आप वहाँ पे 3-4 पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज क्या होगा, आपका आंसर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा एग्जामिनर को, और आपका टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ है इंडिया में। ठीक है, किस तरीके से इसने अफोर्डेबल प्राइस पे फूड ग्रेन्स को दिया है जो पुअर पीपल्स थे, इसने फूड सिक्योरिटी को भी इंक्रीज़ करा है हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किस तरीके से इसने पुअर को अफोर्डेबल रेट पे फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड कराया है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको चैलेंजेस इन्वॉल्व क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। चैलेंजेस जैसे कि बेटर टारगेटिंग नहीं हो पाती है, अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीडीएस सिस्टम का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनको भी इसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है पीडीएफ सिस्टम में फेयर शॉप प्राइस में, उस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो फूड क्वालिटी होती है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं फेयर शॉप प्राइस में, ठीक है, जिसे आप सस्ते गले की दुकान में बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स आते हैं उनकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं आप इंपॉर्टेंस में क्या लिख सकते थे, जैसे कि इसने फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है, आउट ऑफ एक्सपेंडिचर जो पुअर्स हैं उनका रिड्यूस किया है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को भी इसने सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस आंसर का। लास्ट में आप फिर चीज़ों का कंक्लूजन करोगे। कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम को और ज़्यादा रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है, रोबस्ट यानी कि मजबूत बनाने की ज़रूरत है, सो डैट हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए और अपने इंडिया को हेल्दी बना पाए। तो इस तरीके से मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोल रखा है, योर अप्रोच शुड बी फ्यूचरिस्टिक इन द कंक्लूजन, और आप पूरा आपको एक निचोड़ देना है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो आई होप आपने इन चीज़ों को लिखा होगा अपने आंसर राइटिंग में। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सब्सिडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सब्सिडीज आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड दैट इंस्टीड ऑफ ऑफरिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दे देमसेल्फ बिकम अ प्रॉब्लम। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस द इशू सराउंडिंग द सब्सिडी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको सब्सिडी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है कि सब्सिडी सिस्टम इंडिया में किस तरीके की है। तो जैसे कि हमारी जो सब्सिडी सिस्टम थी, सब्सिडी सिस्टम को हमने ये बोला था कि मतलब अच्छी चीज़ों के लिए हम सब्सिडी देंगे, बट आज की डेट में सब्सिडी को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। किन पैरामीटर पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है पहले तो वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको सजेशन करना है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम सब्सिडी सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो अब आपका आंसर किस तरीके से होगा, आपका आंसर किस तरीके से होगा ये चीज़ हम देखते हैं। तो डिमांड तो मैंने बता दी आपकी कि द आंसर मस्ट बी एवेलुएट इन अ वे सब्सिडीज ऑफन फेल टू अचीव देयर एक्चुअल इंटेंट, कि जो उनका एक्चुअल इंटेंट था उसमें वो फेल हो चुकी है। ठीक है, और आज एक प्रॉब्लम बन चुकी है। क्या बन चुकी है, प्रॉब्लम बन चुकी है। तो आंसर की डिमांड ये है। डायरेक्टिव डिस्कस है, डिस्कस में क्या करना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है, उसके फेवर में लिखना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में लिखना पड़ता है, फिर समराइज़ करना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे।
अब देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप बॉडी बताते हैं कि बॉडी को आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। देखिए बॉडी में आपको ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से हिस्ट्री में हमारे सब्सिडी सिस्टम को लाया गया था, क्या पर्पज़ था। देखिए पर्पज़ आपको पता होगा ना, तभी आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले पर्पज़ बताना है कि हमारी हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या पर्पज़ था कि हम सब्सिडी को लाए। तो देखिए पर्पज़ में क्या हो सकता था उस टाइम। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो फूड सिक्योरिटी की थी, ठीक है। हमारे देश में उतना ज़्यादा फूड था नहीं, हमारे सामने पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी, तो हम किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को फीड कर पाते। तो हमें वहाँ पे फर्टिलाइज़र सब्सिडी, पावर सब्सिडी ये देना ज़रूरी था, सो दैट हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा पाते। और जब हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा पाते तो फिर ही हम अपने पॉपुलेशन को खाना खिला पाते, सो डैट मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग भूख से मर रहे थे उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती। तो उस टाइम पे जो हमारा जो मेन इंटेंट था वो बहुत सही इंटेंट था और ऐसा होना भी चाहिए था। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्पेटस करने के लिए, बढ़ाने के लिए सब्सिडीज़ वॉज इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर हम सब्सिडी नहीं देते तो ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि फर्टिलाइज़र के दाम उस टाइम पे ज़्यादा थे। इसके अलावा आप बोल सकते थे कि अगर हम फूड सब्सिडीज़ नहीं देते, अगर हम फूड सब्सिडी नहीं देते तो उस टाइम पे क्या होता कि जो क्रॉप्स या जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स के जो प्राइस होते हैं वो महंगे होते, और जो हमारे उस टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द सेक्शन था वो पुअर था। तो किस तरीके से जो ये हायर प्राइस की जो फूड थे हमारे पुअर सेक्शन अफोर्ड कर पाते। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। नाउ जब आप ये सारी चीज़ें एक बार अपना क्या बना दोगे, बेस बना दोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, अब डिस्कस करोगे कि क्यों आज की डेट में जो हमारा इंटेंट था वो बिल्कुल बदल गया है और ये चीज़ अब प्रॉब्लम बन चुकी है। तो अब आप क्या कहोगे कि देखिए आज की डेट में फूड प्रोडक्शन की क्या नहीं है, फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हम इतना ज़्यादा उगा पा रहे हैं, सो डैट हमने फीड भी कर पाए, साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कॉटन वगैरह, ठीक है। और आज की डेट में देखिए फर्टिलाइज़र से क्या हो गया, फर्टिलाइज़र से जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन करने से, क्योंकि हम पावर में सब्सिडी देते हैं तो लोग इरिगेशन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण वाटर टेबल नीचे चला गया है, ठीक है। और ज़्यादा प्रोडक्शन, देखो सब्सिडी मिली तो लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन करा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो देखिए जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और डिमांड आपकी कम है तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ तो देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो डिमांड क्या हो गई। अगर डिमांड कांस्टेंट है, सपोज डिमांड कांस्टेंट है और प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो देखिए इनको फेयर प्राइस नहीं मिल पाएगा। हाँ ये सही होगा, फेयर प्राइस इनको नहीं मिल पाएगा, जो इन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट लगाई है उसका फेयर प्राइस नहीं मिल पाएगा, जिससे कि क्या होगा, गवर्नमेंट को एमएसपी देना पड़ेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जब गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं खर्चा लगता है, तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो भी गड़बड़ा जाती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इंटरलिंक करके चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इसमें लिखना था। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेते तो उसके बाद तो लास्ट में कंक्लूजन आता ही है। कंक्लूजन में क्या लिखना था कि आपको जो ये प्रॉब्लम है इनको ओवरकम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को नई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, सब्सिडी को रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। किनको सब्सिडी देनी है, किनको नहीं देनी है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉयल की क्वालिटी को किस तरीके से रखना है, जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है, इसमें यूरिया एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो यूरिया को भी किस तरीके, क्योंकि देखिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में क्या होता है कि यूरिया इंक्लूड नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिया का जो फार्मर है यूरिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिससे कि क्या होता है एनपीके, ठीक है, एनपीके का जो रेशियो होता है वो बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है, सॉइल में फर्टिलिटी कम हो जाती है, और पीएच वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत सारा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, और लास्ट में इसको समराइज करके अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट को अच्छे स्टेप लेने चाहिए, रैशनलाइज करनी चाहिए, ठीक है, उन लोगों को बेटर टारगेटिंग करनी चाहिए फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं सब्सिडीज़ में, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि आंसर्स हमारे किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने भी अभी तक इस आंसर को मतलब उस तरीके से नहीं देखा था कि मैं एकदम मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता
तो पहले ही से आंसर लिख के लाता और पहले ही आपको बता देता, बट मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से आती है, सो डैट आप भी समझ पाए चीज़ों को कि हाँ जी इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाती है। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे किस तरीके से थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, किस तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड करना है, कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है, बॉडी किस तरीके से होनी चाहिए, और कितने वर्ड का है क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने वर्ड में पूछा गया है, उसको आपको क्या करना है, उस जो पैरामीटर है उस पैरामीटर को आपको फुलफिल करना है। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो देखिए सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जो भी आपके कमेंट्स होते हैं प्लीज़ उनको जो भी आपकी क्वेरीज होती है उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं, सो डैट हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो अभी भी जुड़ जाए, वहाँ पे हम हमेशा टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन अपलोड करते हैं और आप उनका क्वेश्चन को लिखिए और टेलीग्राम पे अपलोड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।